उन्होंने जो अपना बयान दिया है उसमें शायद आपने भी पूरा नहीं सुना या आप सुन नहीं पाई, क्योंकि मैंने भी कोशिश की सुनने की, लेकिन मुझे भी कानों में उंगलियां डालनी पड़ी। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आया और उसने क्या किया उनके साथ, अगर ये लोग सुन लेंगे, मेरे ख्याल से कोई अगर आरएसएस और बीजेपी का मेंबर नहीं होगा तो वो सुन नहीं पाएगा। सारी एसटीएफ गुजरात की पुलिस को अमित शाह जी ने एक महिला के पीछे लगा रखा था मोदी जी के कहने। ये उसी गुजरात मॉडल का एक प्रकाष्ठा है जो गुजरात मॉडल अमित शाह जी और मोदी जी ने रेप्लिकेट कराया है यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। अगर कोई बड़ा बदमाश होता है ना, वो गंदे से गंदा, घिनौने से घिनौना काम करता है ताकि उसका टेरर फैले, इतना ज्यादा दुर्दांत बनने की चेष्टा करता है। तो जितना घटिया से घटिया काम आप करो, जैसा इस महिला के साथ किया, ये अमित शाह साहब का मॉडल है। हिरेन पांड्या को मारा गया, अमित शाह जी की तरफ उंगली उठी। जज लोया को मारा गया, अमित शाह जी की तरफ उंगली उठी। ये अमित शाह जी का गुजरात मॉडल है। इसमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि ये लूट मार का मॉडल गुजरात मॉडल है जो पूरे देश में रेप्लिकेट हो रहा है। माहौल बनाया जा रहा है, डर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है उड़ीसा में। जो मैसेज आप सही कह रही हैं, यही मैसेज तो देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा। उसको हटाया क्यों नहीं गया वहां से कि तुम्हारे राज्य में पुलिस ने ये किया है? इससे पता लगता है कि अमित शाह जी की और वहां के चीफ मिनिस्टर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। जड़ है अमित शाह जी, जड़ है डीजीपी, जिन्हें आउट ऑफ टर्न एक सीट पे बिठाया जाता है कि तुम्हें वो करना है गुलामों की तरह जो हम चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज एक बहुत ही दिल दहलाने वाला इंसिडेंट उड़ीसा में, यानी कि भुवनेश्वर में जो भरतपुर पुलिस थाना है, वहां का एक मामला सामने आया है कि वहां पर एक पढ़ी लिखी महिला जो वकील थी, उसके साथ वो अपना रात को रेस्टोरेंट बंद करके जा रही थी और उसके साथ कुछ बाद में लोगों ने छेड़छाड़ की। उस महिला के मंगेतर जो कि मेजर हैं सिख रेजिमेंट में, आर्मी में, वो साथ में थे। और जब इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत किया तो शिकायत के बाद उस महिला का ये कहना है कि उसके हाथ पैर बांधकर कुछ देर बाद पुलिस वालों ने उसके साथ बदतमीजी की, उसके अंडरगारमेंट्स उतारे, उसके चेस्ट में मारा और फिर उसके खिलाफ भद्दे शब्द कहे। और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी और फिर भी उसकी किसी ने मदद नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला एक ऐसा है जहां पर पुलिस स्टेशन वो शिकायत करने जाती है और उसके साथ पुलिस वाले ही अगर इस तरीके की दरिंदगी करने लगेंगे तो आखिर किस तरीके का मैसेज आप सोच रहे हैं कि आज इस पूरे देश में गया। और ये कोई अबला नारी नहीं थी, ये वो नारी है जो कि पढ़ी लिखी महिला थी। इसके जो मंगेतर थे वो सिख रेजिमेंट में मेजर हैं। तो अपने आप में आप सोच सकते हैं कि कितना दिल दहलाने वाला ये मामला था। लेकिन अभी जो 100 दिन पुरानी ही उड़ीसा की सरकार है और बीजेपी को वहां पर कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखना चाहिए था। लेकिन अगर आज पुलिस जानबूझकर इस तरीके का एक मैसेज दे रही है तो वो क्या कहलाता है पूरे पुलिसिया सिस्टम के बारे में और क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ये इंसिडेंट। आज इसी को हम समझते हैं, क्योंकि पूरी कहानी का सच और ये जो पुलिस बार बार इस तरीके का जो रवैया, पुलिस का जो एक गुंडा पुलिस जो बन गई है, इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा इस समय जुड़ रहे हैं। महमूद, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो उड़ीसा का मामला है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज भरतपुर पुलिस स्टेशन में अगर खुद पुलिस वाले अगर महिला से दरिंदगी करने लगे हैं तो क्या पुलिस का सिस्टम, उड़ीसा की सरकार और साथ में गृह मंत्री भी कुछ पूरे देश को बताना चाह रहे हैं? क्या है वो मैसेज आपके हिसाब से? अनम्यूट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा, शायद आपने भी वो प्रेस के सामने वो जो महिला है और वो अबला ही नारी है, मतलब ताकतवर नारी भी अबला होती है, वो एक ताकतवर महिला है। उन्होंने जो अपना बयान दिया है उसमें शायद आपने भी पूरा नहीं सुना या आप सुन नहीं पाई, क्योंकि मैंने भी कोशिश की सुनने की, लेकिन मुझे भी कानों में उंगलियां डालनी पड़ी। इस प्रकार की विभत्स घटना है। सुबह तक उनको रोक के रखा और सुबह 6 बजे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आया और उसने क्या किया उनके साथ, अगर ये लोग सुन लेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हम सब लोगों को नींदें नहीं आएंगी रात को। इस देश का एक भी 140 करोड़ व्यक्ति, जितने भी हम हैं नागरिक, सो नहीं पाएंगे सिवाय। वो महिला रो रो कर जिस तरीके से बता रही है कि उसके साथ क्या हादसा हुआ है, वो पूरी बाइट मैंने सुनी थी जो सब टीवी चैनल्स पर चल रही थी। सुबह 6 बजे की बात जो सीनियर पुलिस ऑफिसर ने आके उसके साथ किया है,
वो मेरे ख्याल से कोई अगर आरएसएस और बीजेपी का मेंबर नहीं होगा तो वो सुन नहीं पाएगा उसको, क्योंकि यही लोग वो गंदे और घिनौने लोग हैं जो ऐसी बातों को सुन सकते हैं और ऐसी बातों को डिफेंड भी कर सकते हैं। तो मगर ये शुरू और अंत कहां से हो रहा है इसका? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो गुजरात मॉडल है जिसको कपिल मिश्रा साहब ने, जो अभी बहुत प्यारे हैं मोदी जी के और अमित शाह जी के, पहले आम आदमी पार्टी में एमएलए भी थे और मंत्री भी थे, उन्होंने एक दिल्ली की असेंबली में एक ऑडियो कैसेट चला के सुनाई थी जो अमित शाह बता रहे थे वो कि अमित शाह जी की है, और वो कैसे मोदी जी के कहने पे एक महिला का पीछा कर रहे थे। सारी एसटीएफ गुजरात की पुलिस को अमित शाह जी ने एक महिला के पीछे लगा रखा था मोदी जी के कहने पे। ये उसी गुजरात मॉडल का एक प्रकाष्ठा है, जो गुजरात मॉडल अमित शाह जी और मोदी जी ने रेप्लिकेट कराया है यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां इनकी सरकार आती है, हरियाणा में, वहां ये उसको रेप्लिकेट करते हैं। और उड़ीसा में क्योंकि पहली बार इनकी सरकार आई है तो वही मॉडल रेप्लिकेट हुआ है। लेकिन ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के अलावा इनको कोई और दूसरा काम है ही नहीं। गंदे से गंदा, करप्ट से करप्ट अधिकारी ढूंढ के लाते हैं। जैसे कि उड़ीसा में एक बहुत ही ज्यादा करप्ट अधिकारी हैं योगेश बी खुरानिया, उनके सीनियर 3 ऑफिसर्स थे। प्रकाश सिंह की एक जजमेंट है जो ये कहती है सुप्रीम कोर्ट की कि ये जो पुलिस में भ्रष्टाचार और लूटमारी की प्रवृत्ति घुसी है वो इसलिए घुसी है कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं हाईएस्ट लेवल पे, डीजीपी के लेवल पे, उसके बारे में प्रकाश सिंह की जजमेंट ने कहा है कि ये सिर्फ राज्य सरकार का ही हक नहीं रह जाएगा बल्कि केंद्र सरकार का भी हक रहेगा। और यूपीएससी में जाएगा एक पैनल बनके 6 लोगों का, सीनियर मोस्ट लोगों का, उसमें से एक 3 का पैनल बनेगा और 3 के पैनल में से एक व्यक्ति चुना जाएगा। तो इस केस में अमित शाह जी ने और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने मिलकर क्या किया वो देखिए मजेदार बात, किस प्रकार से प्रकाश सिंह की जजमेंट की धज्जियां उड़ाई। सबसे पहले नंबर पे थे वहां पे अरुण राय साहब 1988 बैच के, उसके बाद एक अमृत मोहन प्रसाद साहब हैं 1989 बैच के, उसके तीसरे नंबर के थे सिद्धार्थ नरवाने जी 1989 बैच के, और उसके बाद चौथे नंबर पे योगेश पी खुरानिया जो कि बनाए गए हैं उनका नंबर आता था। अब जो 3 का पैनल बनता उसमें इन खुरानिया जो अपने करप्शन के लिए जग जाहिर है, वो उनके पास बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां भी हैं, जाके कोई भी उड़ीसा में उनका चेक कर सकता है। और उनको कैसे बनाए आप, क्योंकि सबसे करप्ट हुए हैं, और पहले 3 जो है वो अमित शाह जी और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर साहब के कहने से शायद बेईमानी करने से मना कर देते। तो इनको बनाने के लिए अमृत मोहन प्रसाद साहब से पहले यह कहलवाया गया कि मुझे डीजीपी बनना ही नहीं है। अब क्या ये किसी सरकारी अधिकारी के पास ताकत है, प्रोविजन है कोई कानून में कि वो ये कह दे कि मुझे ये पद नहीं चाहिए? उनको निकाल दिया। फिर बचे कौन? अरुण राय जी और सिद्धार्थ नवराने जी, और तीसरे नंबर पे योगेश पी खुरानिया, ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं डीजीपी जी ने बनाया गया है, ये 3 के पैनल में आ गए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, पहले 2 जो है सीनियर मोस्ट है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को आते हैं, जिनके बारे में मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो बड़ा प्रमोट करना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, तो उन दोनों को हटा के इनको बनाया गया। और अब जाहिर सी बात है कोई बिना पैसे लिए दिए तो कोई किसी को इतना बड़ा पद किसी 3 आदमियों को हटा के या उनको नजरअंदाज करके बनाता नहीं है। तो जिसने भी बनाया अब उसने कहा होगा कि भाई लाओ, और अब इन्होंने दिया है तो अब ये कलेक्ट कहां से करेंगे? घर से लाके तो देंगे नहीं है खुरानिया साहब। ये इसी वजह से प्रकाश सिंह की जजमेंट आई थी कि ये भ्रष्टाचार फैलता है। तो मैं वही बता रहा हूं, तो ये इसका एक पॉसिबल सिनेरियो है। अब लूट मार करके ही तो देंगे नीचे के पुलिस अधिकारी भी। अब लूट मार में तो कोई कहीं से भी आ जाए नहीं, लेकिन महमूद लूट मार तो चलिए ठीक है, उन्होंने अब इस तरीके से वो पैसे की उगाही हो सकता है करने वाले हो, लेकिन यौन शोषण करना उस कंप्लेनेंट का, जो महिला आकर शिकायत दर्ज करती है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई और खुद पुलिस वाले अगर उस तरीके से उसके साथ ये दरिंदगी करने लगे, तो ये क्या जानबूझकर पुलिस ने किया है? जानबूझकर कोई एक मैसेज देना चाह रहे हैं महिलाओं को? ये मुझे बात समझ में नहीं आई। देखिए उड़ीसा जो है एक तरीके से इतना ज्यादा कोई अपराधों के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में इतना बड़ा कोई नामवर राज नहीं रहा था। तो अब आपको, क्योंकि आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, मैं एक फौजदारी की वकालत करने वाला व्यक्ति हूं। तो अगर कोई बड़ा बदमाश होता है ना, वो गंदे से गंदा, घिनौने से घिनौना काम करता है ताकि उसका टेरर फैले, दहशत फैले लोगों में, और लोग बिना किसी शिकायत के
अगर वो 10 रुपए हफ्ता मांगता है तो 100 रुपए हफ्ता दे के चले जाए। इतना ज्यादा दुर्दांत बनने की चेष्टा करता है। तो जितना घटिया से घटिया काम आप करोगे, जैसा इस महिला के साथ किया है, और वो भी जो उसके सामने किन लोगों की शिकायत करने गई थी उनकी भी इन्वेस्टिगेशन जब निकल के आएगी तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड लोग पाए जाएंगे, या कोई बड़े क्रिमिनल्स या बड़े पैसे वाले लोग पाए जाएंगे। तो उनसे पैसे लेके अब बाकी लोगों में भी तो टेरर फैलाना है कि हमने एक ऐसी महिला जो कि खुद एक लॉयर भी है या एलएलबी की हुई है, और उनके जो मंगेतर हैं वो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर है, मेजर है, उनके सामने अगर हम किसी महिला के साथ ये कर सकते हैं जो कि कोई गंदे से गंदा, घिनौने से घिनौना जानवर भी नहीं करेगा, पुलिस के अधिकारी। तो अब ये जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं जिन्होंने 6 बजे महिला के साथ ये किया, अगर वो किसी मार्केट से निकल जाएंगे तो क्या लोग पैसे लेके उनके रास्ते में खड़े नहीं होंगे उनके चरणों में समर्पित करने कि आ गया ये गुंडा लुटेरा, दे दो अपनी बच्चियों की, अपनी महिलाओं की जान बचा लो। ये इस मकसद से ये अमित शाह साहब का मॉडल है। हिरेन पांड्या को मारा गया, अमित शाह जी की तरफ उंगली उठी। जज लोया को मारा गया, अमित शाह जी की तरफ उंगली उठी। ये अमित शाह जी का गुजरात मॉडल है, इसमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि ये लूट मार का मॉडल गुजरात मॉडल है जो पूरे देश में रेप्लिकेट हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो डीजीपी साहब हैं, जो ये उड़ीसा के, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी निर्देशन दे रहे हैं, इनकी पुलिस जिस भी प्रकार से व्यवहार कर रही है, जैसे यहाँ पर जो भरतपुर का जो पुलिस स्टेशन है, जिस दरिंदगी को अंजाम दिया इन पुलिस वालों ने, क्या ये सारी चीजें अमित शाह के कहने पर हो रही हैं? इसका करप्शन, 2 एंगल्स आपने बताया, एक तो यौन उत्पीड़न वाला मामला, दूसरा करप्शन से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से पैसे की उगाही हो रही है। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे कनेक्ट करते हैं और क्या ये चीजें अमित शाह के निर्देशन में हो रही हैं? देखिए, मॉडल तो वही है ना, इतना गंदा घिनौना मॉडल और कौन जबरदस्ती करके अमित शाह जी के बारे में जो लोग जानते हैं ना, वो ना सुनने के आदि नहीं है, जो बोला वो करो। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं उन्हें देख रहा था ना, कैसे बोल रहे थे, भाई सवाल जवाब करने के लिए नहीं हो, जो बोला था सवाल पूछा हमने बता दिया बस जाओ। उनका बॉडी लैंग्वेज नहीं देखती हैं आप, तो उनका स्टाइल ही ना नहीं बोल सकता। अगर किसी को बोला 5वीं मंजिल से कूद जाओ तो वो कूद जाए, अगर वो पूछेगा तो जज लोया। मेरे तो खुद रेड में, जो मेरी रेड हुई थी जिसकी वीडियोग्राफी हमने कोर्ट के माध्यम से मांग रहे हैं, पुलिस के अधिकारी यही तो मुझे बोल रहे थे जो आए थे मेरे ऑफिस में रेड करने के, अमित शाह जी आपको मरवा देंगे, आप शरीफ आदमी हो, आपको पता नहीं जज लोया का क्या किया। ये सब तो पुलिस के अधिकारियों ने मेरे साथ कैमरे पे बोला हुआ है, जिस कैमरे की रिकॉर्डिंग अमित शाह जी आज अब नहीं देने दे रहे। तो ये उनका काम करने का नॉर्मल तरीका है। आप पूछिए किसी से भी जो उनके टच में रहते हैं, लोगों कोई सवाल जवाब या एक्सप्लेनेशन का सवाल नहीं है, या तो करो या मरो, ये है उनका तरीका, और वो यही चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं, तो ये मॉडल उन्हीं का है और ऐसे लोगों को पसंद करके लगाते हैं। तो अब उड़ीसा में देखिए टेरर का माहौल फैलाना है, तो कैसे फैलाएंगे? इसी प्रकार की घटनाएं करके तो पुलिस का और अमित शाह जी का टेरर फैलेगा, वरना कैसे फैलेगा? नहीं, 100 दिन पुरानी सरकार है, क्या उसको कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत नहीं है? क्या उसको लोगों में ये संदेश नहीं देना है कि भाई देखिए हमारी सरकार है, थोड़ी डिफरेंट होगी? तो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? अब इस प्रत्येक किम प्रमाणम, इससे बड़ा संदेश क्या होगा? एक सशक्त महिला, बहादुर महिला, पढ़ी लिखी महिला, उसके जो मंगेतर हैं वो आर्मी के इतने सीनियर ऑफिसर हैं, उसके साथ हम ये अशर कर सकते हैं तो प्रदेश की सारी महिलाएं और सारे परिवार अटेंशन हो जाएं, और पुलिस जहां से भी गुजरे उनके आगे नतमस्तक हो जाएं। ये एमपीज को, एमएलएस को, सबको वो है। अब ये डीजीपी साहब अगर किसी एमएलए को फोन करके ये बोलेंगे चुपचाप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, अपनी पार्टी छोड़ दो, 14 एमएलए हैं कांग्रेस के वहां, तो क्या वो मना कर पाएगा? वरना देखा आपने जो मेरे ऑफिस में जज लोया का एग्जाम्पल दिया जा रहा था, अब वो इस महिला का एग्जाम्पल सारे एमएलएस को देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? ये है सच्चाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जो अब मैं असली बात पे आता हूं, कि इस डीजीपी साहब का, ये इसका फाउंटेन हेड है इस सारी जो आतंकवाद की एक माहौल बनाया जा रहा है, डर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है उड़ीसा में। जो मैसेज आप सही कह रही हैं, यही मैसेज तो देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में, जो दिया उन्होंने। तो वो जो माहौल बनाया जा रहा है उसके खिलाफ एक राम कदम नाम के
अधिकारी हैं, डीजीपी की अपॉइंटमेंट के बारे में उन्होंने एक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा जो कि 9 सितंबर को आना था उड़ीसा की असेंबली में। वो 9 सितंबर की देखिए चालाकी से वहां पे उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर दी और उसके बाद वो सवाल का जवाब आज तक नहीं आया। तो वो है फाउंटेन हेड इस बेईमानी का, इस दहशत का माहौल फैलाने का। ये डीजीपी साहब का इस्तीफा होना चाहिए। अब क्यों, देखिए कल कोलकाता में जो हुआ उसके लिए हम सब ने अपनी नाराजगी जाहिर की, पूरी ताकत से पूरे देश ने नाराजगी जाहिर की। अब उसका नतीजा क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर तक ने हाथ जोड़ के माफी मांगी, बार बार मांगी, ये कहा कि मैं अनकंडीशनली जो डॉक्टर कहेंगे वो मैं करूंगी, अनकंडीशनली। कोलकाता के कमिश्नर को इस्तीफा दिलवाया, 1 मिनट में हटाया उसे। तो ये डीजीपी, ये और कोलकाता की घटना देखिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए दो घटनाओं को, लेकिन कोलकाता की घटना पुलिस स्टेशन में नहीं हुई थी। एक दुर्दांत वहशी दरिंदे ने एक महिला को अकेले पाके उसके साथ एक घटना को अंजाम दे दिया, एक हैवानियत को अंजाम दिया, मतलब उसको एक सुनसान जगह पे पकड़ के। ये तो महिला को वो खुद पुलिस स्टेशन के अंदर वहां का जो सीनियर अधिकारी है वो उसके साथ ये कर रहा है, और वो पुलिस के अधिकारी और वो डीजीपी जैसे कोलकाता के कमिश्नर गए थे, वो एक अच्छा एग्जाम्पल था। उसी तरीके से अभी तक ये योगेश बी खुरानिया का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, उसको हटाया क्यों नहीं गया वहां से कि तुम्हारे राज में पुलिस ने ये किया है। इससे पता लगता है कि अमित शाह जी की और वहां के चीफ मिनिस्टर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ये योगेश बी खुरानिया से। ये है सवाल। नहीं, अब ये तो एक राज्य हो गया। उड़ीसा में आज जिस तरीके का मैसेज वहां की पुलिस ने दिया है, बहुत ही दुर्दांत केस है कि महिला जाती है पुलिस स्टेशन में एक उम्मीद लेकर कि पुलिस वाले उसकी सुनेंगे, और उस महिला के साथ खुद पुलिस वाले दरिंदगी करने लगते हैं। लेकिन पुलिस का जो रवैया है, केवल उड़ीसा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस देख लीजिए, ऐसे कई बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस के कुछ ना कुछ कुकर्म सामने आते रहते हैं। आखिर गृह मंत्री की नजरें कहाँ हैं? वो पुलिस को क्या चाहते हैं कि पुलिस का चाल और चरित्र देश में क्या हो? वो क्या चाहते हैं? क्या ये गुंडा पुलिस चाहते हैं? पुलिसिया राज स्थापित करने के लिए क्या पुलिस को गुंडों में बदलने की कोशिश हो रही है देश में? अच्छा देखिए, मोदी जी के बाद, चलिए मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल क्लेम कर रहे हैं अपने आप को, उसके बाद दो बड़े नेता हैं बीजेपी के जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं, एक अमित शाह जी और एक योगी जी। दोनों का बैकग्राउंड क्या है? क्या बैकग्राउंड है दोनों का? दोनों के ऊपर आपराधिक मुकदमे इतने हैं कि आप और मैं गिनती भूल जाएं। यही तो मॉडल है आरएसएस का। अब मैं देखिए दोनों तरफ हैं, अगर जो भी, अब कल मोदी जी 1 साल बाद रिटायरमेंट में चले जाएंगे, मार्गदर्शक उसमें चले जाएंगे, तो इन दोनों में से ही तो कोई बनेगा। और दोनों का आप देख लीजिए यूपी में क्या हो रहा है, और अमित शाह जी ने क्या किया जब वो गुजरात में होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हिरेन पांड्या के साथ क्या किया। ये इल्जाम लगते रहे ना उनपे। तो और हमारे खुद के कांग्रेस के नेता थे एक अहमद पटेल साहब, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक जस्टिस आफ्ताब आलम साहब है, उन्होंने अमित शाह साहब की बेल दी थी। अब मैं इससे ज्यादा तो कुछ कहूंगा नहीं, समझने वाले समझ जाएं। आफ्ताब आलम साहब ने बेल दी थी अमित शाह जी की, और उसके बाद आफ्ताब आलम साहब को डीआरएटी का चेयरमैन बनाया गया था। ये है, तभी बेल हुई थी। तो ये रिटायरमेंट के बाद जो हम कल बात कर रहे थे ना, अभी 2 दिन पहले, चीफ जस्टिस साहब की पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन विद प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो इस वजह से मना है। और अमित शाह साहब की बेल होने के बाद पूरे देश ने क्या भुगता है अमित शाह जी की वजह से, वो सब देख ही रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण विषय है जिसमें ऑपोजिशन पार्टी से जनता को शिकायत करनी चाहिए कि वो मजबूती के साथ इस इशू को क्यों नहीं उठा रहे। जड़ है डीजीपी। अब आप बात करेंगे एक एसएचओ की, एसएचओ जड़ नहीं है, जड़ है अमित शाह जी, जड़ है डीजीपी, जिन्हें आउट ऑफ टर्न एक सीट पे बिठाया जाता है कि तुम्हें वो करना है गुलामों की तरह जो हम चाहते हैं। हमने भी तो तुम्हें जो तुम बन ही नहीं सकते थे वो बना दिया, तो उसके एवज में हमें वो चाहिए जो हम कहेंगे, वरना जज लोया। नहीं, लेकिन महमूद, एक चीज जो समझ में नहीं आती है कि मोदी जी अभी जिस दिन 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था, वो उड़ीसा में थे, महिला सशक्तिकरण की इतनी बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं, और सिर्फ वही नहीं किया, उन्होंने पूरे देश में जहां जहां जाते हैं वो महिला सशक्तिकरण का झंडा बुलंद करते हैं। यहाँ तक लाल किले से भी महिला सशक्तिकरण की उन्होंने बात कर डाली। और
असलियत क्या है कि वो महिलाओं को किस रूप में देखना चाहते हैं, मोदी जी, आरएसएस और या फिर अमित शाह? देखिए, उस बारे में मैं कुछ कहूं वो उचित नहीं होगा। अभी मैंने कपिल मिश्रा साहब की बात बताई, उससे बड़ी क्या बात है? इससे बड़ी तो क्या महिलाओं के बारे में सोचते हैं। और अगर उनकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा पर्दा उठाया जाए तो उसमें देख ले महिलाओं के प्रति क्या उनकी वो है। लेकिन कोई सवाल ना करे उनकी इस बात पे। राहुल गांधी के ऊपर तो सब तरह के सवाल होंगे, यहां से लेके बांग्लादेश तक से। ये उन्होंने अपनी जो एजेंट्स बिठा रखे हैं, मैं आजकल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहा हूं कि अमित शाह जी ने और मोदी जी ने एक व्यक्ति बांग्लादेश में बिठा रखा है जो राहुल गांधी जी के ऊपर और सोनिया गांधी जी के ऊपर तरह तरह के हमले करता रहता है। तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में तो झूठ बातें भी, उनकी निजी लाइफ के बारे में कुछ भी बोल दो। अगर मोदी जी से यह पूछ लिया जाए कि आपकी जो अर्धांगिनी हैं और थी हैं उनके साथ आपका क्या व्यवहार है, ये व्यवहार नापना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक पब्लिक लाइफ में, तो ये बड़ा अन्याय हो जाएगा। भाई आदमी के पर्सनल कैरेक्टर से, पर्सनल लाइफ में वो कैसा है तभी तो नापा जाएगा उसे कि पब्लिक लाइफ में कैसा होगा। जो व्यक्ति अपनी अर्धांगिनी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उससे ज्यादा तो रिस्पेक्टफुल महिला उनकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए ना कोई। उनके साथ क्या व्यवहार है उनका, ये बात कहते तो सब लोग, पूरी दुनिया कूद पड़ती है कि जी निजी लाइफ में टांग अड़ा रहे हो आप। क्यों नहीं अड़ाएंगे? कोई नेता की और किसी जज की निजी लाइफ कुछ नहीं होती है, निजी लाइफ से ही आंका जाता है उसे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 1997 में जो अभी ये कर्नाटक में भी जो एक जज साहब ने कांड किया, और मैंने उसका एक ट्वीट भी किया था और मैंने कहा था कि अब मैं लीगल एक्शन लूंगा। तो लकीली अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर एक्शन शुरू कर दिया है। मगर ये 1997 का नीलू जी एक वो है, एक रेजोल्यूशन है फुल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की, कि जज की निजी लाइफ और पब्लिक लाइफ एक जैसी होनी चाहिए, दोनों लाइफ में उसे इम्पेकेबल होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए क्या? और ये सवाल राहुल गांधी जी के बारे में तो पूछा जाएगा कि ये महिला वो महिला और पता नहीं कौन कौन सी महिला, और मोदी जी की धर्मपत्नी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये कौन सा न्याय है? तो ये आपने जो सवाल पूछा था उसका ये जवाब है। ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा महिलाओं के प्रति। और उसके अलावा मैं आपको अगर एग्जांपल देना शुरू करूं, मिजोरम से शुरू करूं, उत्तर प्रदेश से शुरू करूं, या कहां से शुरू करूं, जहां एक सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़े गए मिजोरम के इनके अध्यक्ष, जो योगी जी के 3 सोशल मीडिया मैनेजर्स थे, वो एक लड़की का बलात्कार करते पकड़े गए। बड़ी मुश्किल से उनकी योगी जी की पुलिस ने पूरी ताकत लगा के उनकी बेल कराई और वो विक्ट्री का साइन दिखा के पार्टी करते हुए सोशल मीडिया पे अपने पिक्चर्स डाल रहे हैं। बिल्किस बानो का केस तो किसी से छुपा है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा वहां से पता लगता है। और आसिफा के लिए, किसी के लिए भी देख लीजिए, तो इनके लोग, जो कठुआ का रेप कांड था उसमें देख लीजिए आप, यूपी में अभी लेटेस्ट देख लीजिए। मैं 3 केसेस कर रहा हूं, ये बड़े बड़े जो हैं। एक यूपी का हाथरस का केस है, उसके लिए योगी जी की सारी पुलिस मिलके क्या काम कर रही है, बच्ची के फैमिली पे कितना प्रेशर बनवा रही है, उनको बंदी बना के रखा हुआ है, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि केस विड्रॉ कर लो। ये जो कुलदीप सेंगर हैं, जो मित्र होंगे जरूर योगी जी के, जो उनकी पीड़िता है वो मेरी क्लाइंट है, उसके ऊपर पूरी ताकत सीबीआई ने लगा रखी है, सारी पुलिस ने लगा रखी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की, के वो किसी तरीके से अपना पैरवी करना बंद कर दे। एक दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची का रेप हुआ था, उसके जो अपराधी हैं उसकी भी तार जुड़े हुए हैं, कहां से? बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। उस केस में भी लड़की के 9 साल की बच्ची के माँ बाप को पीटा था पुलिस के अधिकारियों ने, उनके खिलाफ कोई एक्शन अमित शाह जी ने नहीं लिया। यह है इनका चाल चरित्र और चेहरा। यही तो है इनका कि घर की महिलाओं को, बच्चियों को अगर डरा दोगे तो वो पुरुषों को भी डराएंगी। यह है इनका चाल चरित्र और चेहरा। क्योंकि लेकिन ये उड़ीसा का इंसिडेंट है, अब उड़ीसा में क्या आज ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भाई ठीक है, वो नवीन बाबू की सरकार थी, नवीन पटनायक की सरकार, उनका अपना तरीका था चलाने का, और अब हमारा राज्य शुरू हुआ है, तो हमारा जो राज्य है वो डराने धमकाने का, महिलाओं को एक सेकंड फिडल बनाने का, क्या ये संदेश आज उड़ीसा के लोगों को दिया गया है? यही दिया गया है कि बोलो मत, डरो। हम लोग वो हैं, हम डराने के लिए आए हैं, हम जो भी करेंगे उसके आगे नतमस्तक हो जाओ पूरी उड़ीसा की जनता पर। ये तो उनका काम है।
मैं सीधी सीधी सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये डीजीपी के बारे में, जिसके बारे में उनके खुद के एमएलए राम कदम साहब ने सवाल पूछ रखा है, उसके बारे में कोई चीज कांग्रेस पार्टी एजिटेशन लॉन्च कर रही है? नहीं। नवीन पटनायक जी ने कोई एजिटेशन लॉन्च किया? नहीं। मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी और सुप्रिया श्रीनेट ने डीजीपी के बारे में मेंशन नहीं किया था। उन्होंने उस विभत्स घटना का कंडेमनेशन किया था और उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि भाई कितनी महफूज है महिलाएं, और अगर पुलिस क्या कर रही है, किस तरीके की गुंडागर्दी कर रही है। उस लाइन पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हो सकता है कि उनको ये डिटेल पता हो, ये भी हो सकता है, लेकिन डीजीपी वाली बात पर उन्होंने नहीं बोला था। जी, असली देखिए, जो फाउंटेन हेड है ना, वहीं से तो करप्शन शुरू होती है। डीजीपी तो फाउंटेन हेड है और वो खुद करप्ट है। उनको 3 सीनियर लोगों को एक तरीके से धक्का देके हटा के उनको बनाया गया है। तो इससे बड़ा सबूत क्या क्या हो सकता है कि पुलिस को क्या मैसेज दिया जा रहा है अमित शाह जी द्वारा, डीजीपी साहब द्वारा? और यूपीएससी तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है ना इसमें। अब यूपीएससी को भी क्या अमित शाह जी कंट्रोल नहीं करते? तो मोदी जी कंट्रोल नहीं करते क्या? अब आप बता दीजिए, डीओपीटी का रोल है इसमें, तो डीओपीटी को तो खुद प्रधानमंत्री जी कंट्रोल करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी तो अमित शाह जी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू को छोड़ के ये अमित शाह जी तो हैं, और कौन है मोदी जी के सगे? तो ये हालात हैं। तो इसमें अगर कांग्रेस पार्टी और ये नवीन पटनायक जी हेड ऑन नहीं लेंगे तो क्या होगा? अभी मैं कोलकाता का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? वो तो एक दुर्घटना थी ना, फिर भी प्रिंसिपल को हटाया गया। हम सबने सपोर्ट किया कि हटाओ प्रिंसिपल को, मैसेज जाना चाहिए ना। कमिश्नर को हटाओ, मैसेज जाना चाहिए। जो भी डिमांड रखी जाए सिविल सोसाइटी की तरफ से, पीड़ित ग्रुप की तरफ से, उसको मानना पड़ेगा। सरकार हमारी नौकरी तो है। कौन है मोदी जी? कौन है देश की जनता के नौकर? चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी कौन है? बंगाल की जनता की नौकर। तो मालिक जनता है, तो उनकी बात सुन के हटाया ना कमिश्नर। तो ये कौन है? डीजीपी। ये क्यों नहीं हटेंगे? और क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि बेईमान नौकर हैं, क्योंकि बेईमान चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि बेईमान होम मिनिस्टर है, क्योंकि बेईमान प्रधानमंत्री हैं। जब भी तो नहीं हटेंगे। ममता बनर्जी ने भी हटाया ना, सर झुकाया अपने मालिकों जनता के सामने, और वो अच्छी बात है, हम प्रेस करते हैं, वी सपोर्ट दिस। मैसेज गया। अब मैं अगला कमिश्नर कोलकाता का देखें, किस कमिश्नर की हिम्मत होगी कि वो खुद रात भर जाग के ये ना इंश्योर करे कि किसी हॉस्पिटल में, किसी सड़क पे महिला के साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अब अगला कमिश्नर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, और अगला डीजीपी जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि किसी थाने में किसी एसएचओ की हिम्मत ना हो कि वो महिला, मतलब मैं तो अभी भी सुन सुन के मेरा मतलब दिमाग खराब हुआ जा रहा है। आप जनता से मैं कहता हूं, मैं तो बता नहीं पाऊंगा वो इतना विभत्स उस महिला ने बोला है। मतलब कैसे रातों को नींद आएगी अब हम लोगों को, हम तो ये भी नहीं कह सकते। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो उस महिला की पूरी बाइट मैंने सुनी थी, और जिस दर्द से वो बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। आप ये सोचिए कि कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाए और जाने के बाद पुलिस वाले ही उसके अंडरगारमेंट्स उतारे, उसके चेस्ट पर मारे और उल्टे सीधे शब्द कहें। उसके और बाद नीलू जी, अभी अभी आपने उसके बाद नहीं सुना क्या किया सीनियर ऑफिसर सुबह 6 बजे? वो शब्द ऐसे थे कि वो शायद वो मैं बताया बोल नहीं जा सकता। कोई भी संभ्रांत व्यक्ति, और जो हुआ है उस एसएचओ को अगर फांसी की सजा होती तो वो भी कम है उसके लिए। नहीं, वो एक्चुअली शब्द बोलने लायक नहीं थे, और मैं क्या बताऊं। लेकिन हाँ, ये ठीक है। आपने जो डीजीपी के शब्द इस्तीफे नहीं की बोले हैं, कुछ कार्य भी किया है। शब्द नहीं बोले हैं सिर्फ, कुछ किया भी, इतना अश्लील चलिए, कार्य किया। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे खत्म करते हैं इस कार्यक्रम को। और तमाम सवाल अभी खड़े हुए हैं कि क्या वो डीजीपी रिजाइन करेंगे, होम मिनिस्टर का क्या रिएक्शन होगा, या अभी भी वो वही कहेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 दिन पहले कहा था कि आप सवाल कर सकते हैं, आप बहस नहीं कर सकते। तो अगर हम इस पे अमित शाह से बहस करेंगे तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल के बाहर कर देंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं कि एक ऐसी सरकार है जो कि सवाल बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती, कुकर्म सारे करती है। पुलिस को पूरा मनोबल उसका बढ़ा रहता है, क्योंकि पुलिस खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। और भ्रष्टाचार की जो पूरे जड़ें हैं वो सीधे सीधे दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से जुड़ी हुई है, जो पूरा तार अभी महमूद प्राचा ने हमें जोड़कर दिखाया है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सो मच महमूद फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू।